जय हिंद साथियों। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कल एक क्लास कर चुके थे पॉलिटिकल साइंस में। हम पॉलिटिकल साइंस की आज सेकंड क्लास होगी। मैंने आपको बताया था कि कल हम नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये आज हम एक्ट पढ़ रहे होंगे। और मैंने बताया था कि जैसे हम आज जो पढ़ने वाले वो ताज के शासन से आगे के एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम टाइम को देखते हुए, टाइम को ना गवाते हुए, तो हम शुरू करते हैं हमारी सेकंड क्लास। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ से। ताज का शासन था ये, यहाँ से ताज का शासन शुरू हुआ इस एक्ट से। ताज का शासन। ताज का शासन मीन्स क्या? ताज का शासन ये था, जो इंग्लैंड का क्राउन था, इंग्लैंड की या क्राउन थी, उनके सीधे तौर पर सीधी हस्तांतरित हो गई कंपनी का। यहाँ से जो कंपनी का शासन था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। सबसे पहले पॉइंट तो यही बनता है, इस शासन के बाद में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी का शासन समाप्त हो गया। देखिए, समाप्त क्यों हुआ? क्यों? कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगा था, बहुत ज़्यादा। वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जो क्राउन का था, वो चाह रहे थे कि कैसे कैसे कंपनी को बंद करा जाए, कंपनी का हाथों की जो शक्तियां हैं वो अपने ऊपर ली जाएं। जो ताज का शासन आया उसके बाद में एक, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले बंगाल का गवर्नर बने, उसके बाद में फिर गवर्नर जनरल बने, और उसके बाद में फिर बने भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद में अब आता है ये, इस पद को समाप्त कर दिया गया और नए पद का सृजन होता है यहाँ। क्या उसे हम बोलते हैं? वायसराय। एक नए पद का सृजन, नए पद का सृजन, जिसे बोलते हैं हम वायसराय। वायसराय, वायसराय ये सीधे इंग्लैंड का जो क्राउन था, इंग्लैंड का जो सम्राट था उसके थ्रू हम लोगों के ऊपर शासन करते थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत का जो सर्वप्रथम वायसराय था वो कौन था? तो हम देखेंगे सर्वप्रथम वायसराय कौन था, तो वो कैनिंग था। कैनिंग था। जब कैनिंग था, इसके बाद में हम और भी पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम सबसे ज़्यादा, हमारा जो ध्यान है उन चीज़ों को हम देखते हुए इसलिए आप ये लोग नोट कर लेंगे, ये दोनों चीज़ें नोट करेंगे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे कैसे ताज का शासन और आगे हुआ, और उसके बाद में हम लोगों के ऊपर कैसे कैसे शासन किया। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ एक चीज और मैं लिखवा दूंगा कि यहाँ पे क्या था, जब कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है उसके बाद में आता है भारत परिषद अधिनियम 1919। ओ सॉरी, 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 एक्ट के माध्यम, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है ये 1909। इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। मार्लियामेंटो सुधार, अब आपके मन में यही याद होगा कि ये मार्लियामेंटो सुधार क्यों बोलते हैं या क्यों कहा जाता है। तो इस एक्ट को, मार्ले जो थे, ये भारत की तरफ से ब्रिटिश संसद में सचिव थे। ये भारत की तरफ से ब्रिटिश संसद में सचिव थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो थे वायसराय। वायसराय। इसलिए इस एक्ट को पार्लियामेंट सुधार के भी नाम से जाना जाता है। इसमें हम देखते हैं एक गांधी जी का भी इसमें सर्वप्रथम एक कोट था कि अगर भारत का सर्वनाश का कोई एक्ट की थ्योरी या फिर एक्ट बोला जाए तो वो इस एक्ट को ही कहा था। तो क्या कहा था गांधी जी ने? गांधी जी का कोट,
गांधी जी ने कहा था, इस एक्ट को गांधी जी ने कहा कहा सर्वनाश एक्ट या भारत का सर्वनाश, भारत का भारत का सर्वनाश एक्ट। क्यों कहा था? क्योंकि इस एक्ट में एक तो अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, जो अल्पसंख्यक थे या मुस्लिम थे, उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करी गई थी। अ, अल्पसंख्यकों के लिए अल्प अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन मंडल। इसमें क्या था कि मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम जो उनका कैंडिडेट था, उसे सिर्फ मुस्लिम ही चुन सकते थे। जो भी इसका प्रतिनिधित्व किया करता था, तो उसे मुस्लिम ही चुनेंगे। आगे हम देखते हैं। इसी एक्ट में यहाँ मंडल हो गया। इसमें भारतीय जो वायसराय की जो परिषद थी, ये वायसराय की एक परिषद होती थी। वायसराय की परिषद में वायसराय की परिषद में भारतीयों का होना, इसी एक्ट के माध्यम से जो वायसराय की जो परिषद हुआ करती थी, तो भारतीय को जो जगह मिली, वो इसी एक्ट के थ्रू मिली। इसके बाद में सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले प्रथम भारतीय कौन थे जो वायसराय की परिषद में थे? तो वो थे सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा। तो ये नोट कर लेंगे आप लोग। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे, ये नेक्स्ट शासन आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भारत का जो संविधान का कहीं ना कहीं नींव रखी थी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्ट आया 1919 में, और लागू कब हुआ? लागू हुआ ये 1921 को। लागू कब हुआ? 1921 में। 1921 में लागू होता है। इसी एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम आम चुनाव कराए जाते हैं। आम चुनाव की जो व्यवस्था की गई, इसी एक्ट के थ्रू दी गई। आम चुनाव आम चुनाव आम चुनाव कब हुए थे? 1923 में। इसी एक्ट के माध्यम से दूसदनीय व्यवस्था या फिर द्वैध शासन, इसी एक्ट के माध्यम से दूसदनीय व्यवस्था भी लागू करी गई थी। तो दूसदनीय व्यवस्था जैसे लोकसभा और राज्यसभा। अभी आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया कि भैया आप तो बता रहे थे जैसे द्वैध शासन पीछे भी चला आ रहा था, तो इसमें कैसे व्यवस्था दी गई? तो वो जो द्वैध शासन था, वो था कंपनी का शासन। कंपनी के शासन में आप लोग जैसे मैंने पढ़ाया होगा आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो पद थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में 1919 में जो दूसरी व्यवस्था होती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो इसके माध्यम से इसी इसका गठन किया गया। सब गठन आप लोग समझ गए होंगे
कि वो था पहले कंपनी का, कंपनी के जो द्वैध शासन था इसमें था, इसका दूसरी व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा का। इसके बाद में इसी एक्ट में जो लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन का गठन कब हुआ था? 1926 में। 1926 में। इसके बाद में जैसे हमारा ये लोक सेवा आयोग था, इसी एक्ट के माध्यम से यही इसका सृजन होता है। 1926 में इसको गठन किया जाता है। उसके बाद में ये और देखते हैं हम और क्या पॉइंट्स बन सकते हैं हमारे। इसी एक्ट के माध्यम से महिलाओं को, ये भारत के लिए है, जो भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को जो मतदान करने का अधिकार मिला वो 1919 एक्ट के माध्यम से मिला। तो महिलाओं को मतदान करने का अधिकार। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला, तो आपके मन में क्वेश्चन ये भी आना चाहिए, अगर भारत में इस एक्ट के माध्यम से मिला तो सब सर्वप्रथम जो महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो मिला वो किस देश ने दिया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसने किया था, वो तो न्यूजीलैंड ने दिया था। तो हम यहाँ लिख देंगे, जो विश्व में, अगर विश्व में बात करें तो विश्व में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार, अधिकार। वो कौन सा देश था, कहाँ पर दिया गया था? तो वो न्यूजीलैंड में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? न्यूजीलैंड में दिया गया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार किस में दिया गया, तो इसमें दिया 1919 एक्ट के थ्रू दिया गया था। और अगर विश्व की बात करें तो वो कहाँ दिया गया था? वो न्यूजीलैंड में दिया गया था। तो हम और देखते हैं आगे, चलिए। इसी एक्ट के थ्रू एक वैधानिक आयोग का गठन, वैधानिक आयोग का गठन, इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? प्रत्येक 10 वर्षों में जांच करना और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसका काम क्या था? प्रत्येक 10 वर्षों में जांच करना और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रिपोर्ट प्रस्तुत करना। वैधानिक आयोग का गठन 1919 एक्ट के माध्यम से किया गया, और अपने 10 वर्षों में जांच करना और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसके बाद में हम देखते हैं एक, इसमें जो अल्पसंख्यक हो गए, ईसाई, सिख या फिर भारतीय आंग्ला हो गया, उनको जो निर्वाचन मंडल का जो बढ़ावा मिला या निर्वाचन करने का जो अधिकार को बढ़ावा दिया गया, वो इसी एक्ट के माध्यम से दिया गया। हम देखते हैं
सिख, ईसाई, ईसाई, अल्पसंख्यक, या मुस्लिम कर लेते हैं हम। आंग्ल, भारतीय, भारतीय, आंग्ल भारतीय। इसमें क्या हुआ कि इसमें सांप्रदायिक तरीकों से निर्वाचन मंडल को बढ़ावा दिया गया, और सांप्रदायिक जो इसी एक्ट के माध्यम से इनको बढ़ावा मिला। हाँ, निर्वाचन को बढ़ावा, बढ़ावा। इसके बाद में हमारा जो एक्ट रहेगा, और एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें। हाँ, मुझे याद आया एक पॉइंट इसमें। एक सेकेंड, ये था 1935, और कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद में 6 व्यक्तियों में से, 6 व्यक्ति नहीं है, सदस्य करिए, 6 सदस्यों में से 3 भारतीयों का होना। 3 भारतीयों का होना। एक सेकेंड, होना। इसमें क्या था, जैसे आपने देखा कि जो वायसराय की कार्य परिषद थी, उसमें जो सृजन होता है, भारतीयों का होना जो होता है, उसमें था 1909 में। और उसके बाद में जो इसमें एक्ट में जोड़ा गया वो था कि जो कार्यकारी परिषद में होंगे, जो 6 सदस्य होंगे, उसमें से 3 भारतीयों का होना कंपलसरी था या जरूरी था। तो आइए हम आगे देखते हैं। और इसके बाद में एक एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान था, उसमें कहीं ना कहीं 1935 के सीधे आर्टिकल्स और जो सारा जो व्यवस्थाएं दी गई वो सीधे के सीधे तौर पर रख ली गई थी संविधान में। तो ये बहुत बड़ा एक विस्तृत दस्तावेज था। हाँ, बड़ा या विस्तृत, विस्तृत दस्तावेज, दस्तावेज। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। उस अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी मिलकर एक भारतीय संघ की स्थापना करते हैं। आइए मैं यहाँ पॉइंट बना के लिख देता हूँ, आप लोग नोट भी करते रहिए साथ के साथ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारतीय संघ की स्थापना। इसमें कितने, 11 ब्रिटिश प्रांत, व 6 कमिश्नरी मिलकर मिलकर एक संघ बनता है, संघ बनता है। जब संघ बनता है, इसके बाद में और भी होती हैं, जैसे और चीजें होती हैं। इसी इसी के माध्यम से एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। एक नाइन संघीय
न्यायालय भारत की स्थापना 'कब होती है? 1937। 1937। और यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए आगे, एक सेकेंड। ये इसमें जो आर्टिकल्स थे, मैं पॉइंट बना के यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल या अनुच्छेद बोल सकते हैं हम। आर्टिकल 321 और अनुसूचियां थी इसकी। अनुसूचियां थी 10। इसमें आर्टिकलों की संख्या जो थी वो 321 थी और अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 10 थी, और इससे मिलाकर टोटल मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना होती है। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। और शक्तियों का विधायी शक्तियों का शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा, इसमें बंटवारा कैसे होता है? विधायी शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा हमारी 3 अनुसूचियां, अनुसूची कौन सी हैं? एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो इसमें जो राज्य सूची के अलग विषय थे, संघ सूची के अलग विषय थे और समवर्ती सूची के अलग विषय थे। इस प्रकार इसमें इसमें था विधायी शक्तियों का बंटवारा। इसी एक्ट के थ्रू दिया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत ही लगाया गया था। आइए हम और देखते हैं। एक संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और राज्य प्लस राज्य राज्य के एक एक या अधिक 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 लोक सेवा, एक या अधिक संयुक्त लोक सेवा, यहाँ लिख लीजिए आप, संयुक्त गठन। वैसे मैंने आपको बताया था जो लोक सेवा आयोग का गठन था वो सबसे पहले 1926 में हुआ था, 1919 एक्ट के अधिनियम। लेकिन संघीय जो लोक सेवा आयोग का और राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था इस एक्ट 1935 एक्ट के अधिनियम। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो था, जो भारतीय मुद्रा का शाख बनाने के लिए और भारतीय रुपया को जो रुपया की शाख को करने के नियंत्रित करने के लिए, तो वो उसमें आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के माध्यम से होती है। आर बी आई बैंक की स्थापना। स्थापना
ये अलग से टॉपिक रहेगा आपका। आरबीआई बैंक कब स्थापना हुई, इसमें कौन कौन इसके सदस्य थे, या कब इसकी स्थापना हुई, हम अलग से इस सेपरेट टॉपिक में पढ़ रहे होंगे। अभी हमारा मकसद जो है, हमारा सिर्फ जैसे एक्ट चल रहे हैं, कैसे कैसे संविधान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें आगे पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, इसमें हम और इसी के माध्यम से, यही 1935 के अधिनियम से वर्मा, जो भारत से अलग हुआ था, वर्मा, या अब वर्तमान में म्यांमार, 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 वो इसी एक्ट के माध्यम से अलग किया गया था उस समय पे। तो आइए हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो हमारा एक्ट है आगे, जो लास्ट में बचता है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947, 1947 में हमारी जो भारत की आज़ादी हुई थी, वो हुई थी सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें पहले, इससे पहले काफ़ी, जैसे माउंटबेटन योजना आई थी, क्रिप्स मिशन आया था। और ये 1947 को क्यों क्यों करा गया? क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की बिल्कुल कमर टूट चुकी थी, और कमर टूट चुकी थी तो उन्होंने 20 फरवरी, 20 फरवरी, 15 अगस्त 1947, जो 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली, उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारा जो भारत पे शासन है, वो अब समाप्त हो जाएगा। समाप्त होना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। क्योंकि उनका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो बिल्कुल कमर टूट चुकी होती है। उसके बाद में वो घोषणा करते हैं कि अब हम भारत पे शासन नहीं करेंगे। और भारत शासन, उससे पहले काफ़ी चीज़ें थी, जैसे आज़ाद हिंद फौज का आना, उन्होंने विद्रोह किया था बहुत टाइम पे। उसके बाद में एक आंदोलन गांधी जी के शुरू हुआ था, वो करो या मरो का आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही थी, लेकिन हिस्ट्री में ना जाते हुए हमारे जो एक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम वो चीज़ सारी देख रहे होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 20 फरवरी को घोषणा करती, घोषणा हुई, हुई कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन भारतीयों पर, ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। 30 जून, 30 जून 1947 को ये घोषणा करती है, इसके बाद में भारतीयों पर कोई शासन नहीं होगा, उसके बाद में इनको आज़ादी मिलेगी। फिर उसके बाद में हम चलते हैं 4 जुलाई 1947, 1947 को ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है।
पारित नहीं, इससे आप लिखिए प्रस्तावित। प्रस्तावित होता है। प्रस्तावित होता है। और 18 जुलाई, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें साथ के साथ नोट कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्टली डेट डेट भी पूछ ली जाती है। 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। जाता है। हाँ, ये आपने नोट कर लिया होंगे, सारी चीज़ें नोट करते रहिए साथ के साथ में। और आगे चलते हैं हम। प्रस्तावित होता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। दो राज्यों में, दो अधिराज्यों में या डोमिनियन स्टेट बोलें, जैसे भारत और भारत और पाकिस्तान। तो जब ये आज़ाद होते हैं उस टाइम पे एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आता होगा कि भाई जो पाकिस्तान है वो अपना आज़ादी का दिवस जो मनाता है वो मनाता है 14 अगस्त। 14 अगस्त क्यों मनाता है? और फर्स्ट टाइम क्या इसने 14 अगस्त को ही अपना आज़ादी का दिवस मनाया था? तो ऐसा नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे जब हम 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे रात्रि 12 बजे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित होता है। उसके बाद में जब उस टाइम पे जैसे टाइम जोन था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान का टाइम जोन था वो 30 मिनट पीछे था। 30 मिनट पीछे। लेकिन फर्स्ट अपना जो इसने पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था वो मनाया था 15 अगस्त को ही। तो भारत का और भारत या पाकिस्तान का जो पहला स्वतंत्रता जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया था 15 अगस्त को ही। लेकिन उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई हम तो 14 अगस्त में आज़ाद हो गए थे, तो आप हमारा 15 अगस्त हुआ और इनका 14 अगस्त, इसलिए पाकिस्तान जो मनाता है अपना इसलिए मनाता है। और एक यहाँ पे आता है एक वायसराय। जब भारत की आज़ादी होती है उसके बाद में भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? माउंट बेटन। माउंट बेटन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर भारत में वायसराय कौन था? तो ये माउंट बेटन था। और ये एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम गवर्नर कौन था? तो सर्वप्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन बनता है भारत का स्वतंत्रता के बाद? स्वतंत्रता पश्चात। के बाद गवर्नर, वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद में भारत का जो गवर्नर बने थे स्वतंत्रता के बाद, वो बने थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या फिर राजगोपालाचारी भी बता दिया जाता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। हम आगे नेक्स्ट क्लास कर रहे होंगे, हमारी थर्ड क्लास होगी, और उसमें हम थर्ड क्लास में मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे। तो हम पढ़ने वाले होंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में भी क्या? संविधान सभा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा, संविधान सभा, इसमें हम ये पढ़ रहे होंगे जैसे कैबिनेट मिशन कब आया, क्रेप्स मिशन कब आया, क्या क्या इनके काम रहे, कब कब इनको स्वीकारा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ इस टाइम। अगली नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।